हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, दृष्टि का ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज है 2023 के लिए प्रीलिम्स का। सो यहाँ पर हम इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। लेटेस्ट टेस्ट जो इस समय टेस्ट नंबर 8 है वो चल रहा है। सो अगर आप इसको कवर अप करना चाहते हो तो चैनल से जुड़ जाइए और हर एक वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट देखिए। विद एक्सप्लेनेशन चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसका विकल्प नहीं बताएंगे और उसका आंसर नहीं बताएंगे। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में क्या कुछ आपको याद रखना है, क्या कुछ आप छोड़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ चाहिए तब भी आप टेलीग्राम पर मेरे से बात कर सकते हैं, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर सबसे पहला काम आपको यही करना है कि वीडियोस को कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर पीडीएफ भी लेंगे तो उसमें बहुत अननेसेसरी चीज़ें दे रखी हैं जो इररिलेवेंट है आपके एग्जाम से। अब 30-35 दिनों के अंदर आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको करना वो है कि जो इंपॉर्टेंट है वो सब एटलीस्ट आपका 2 से 3 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारी अप्रोच रहेगी इसको कवर अप करवाने की। सो आइए आगे बढ़ते हैं, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिस पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपको कोई पेमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और यहाँ पर इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे, और जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मिले हर एक क्वेश्चन को लगाइए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को एकदम से आप मगअप कर लीजिए बढ़िया से, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आए तो आप एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं वो, ठीक है। आपको याद होना है, बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाए उन हर एक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से पढ़िए, उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल के हमारे ज्वाइन करना है उसको, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि थेरी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें थेरी मरुस्थल की, तो थेरी मरुस्थल कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु राज्य में। कौन से डिस्ट्रिक्ट? थुटुकुडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यहीं तक सीमित है, और ये छोटा सा रेगिस्तान है। लाल रेतीले टीलों को तमिल में क्या बोला जाता है? थेरी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि कब ये इसका निर्माण हुआ, तो इसमें क्वाटरनरी युग की तलछट शामिल है और यह समुद्री निक्षेप से बना हुआ है, और इसमें जल और पोषक तत्व धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। ये टीले वायु गतिकीय उभार के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को, 26 मई को, 26 जून को या फिर 28 मार्च को। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि 26 जून। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक मनाया जाता है जो कि आपका नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ होता है, ठीक है। आइए अब थ्योरी पार्ट को एक बार देख लेते हैं, क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ड्रग मुक्त विश्व बनाने के उद्देश्य की दिशा में कार्रवाई और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 26 जून को विश्व ड्रग दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसी को विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी जाना जाता है 26 जून को, जिसको मनाया जाता है, और इसी को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस बार की थीम क्या रही। तो वर्ष 2022 की अगर हम बात करें थीम की, तो थीम क्या थी? स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान करना। ये इसका थीम रहा था, जो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, एक ये हैशटैग केयर इन क्राइसिस, इसको चलाया गया। इसका मेन पर्पस ये था कि जो नशीली दवाएं हैं इनका उपयोग जो है इसको रोका जा सके और उपचार व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, और अवैध दवा आपूर्ति की जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जा सके, मतलब उसको बंद किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी कि हैशटैग केयर इन क्राइसिस का क्या पर्पस रहा है, क्यों इसको शुरू किया गया था इस अभियान को, और यूएनओडीसी इसके द्वारा इसको शुरू करा गया था, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नागरिक समाज और सभी हितधारकों से लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया था इस अभियान के तहत, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्रिप्टो जैकिंग, इसके संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन दे रखे हैं आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला है कि यह एक साइबर अपराध है जहां हैक किए गए कंप्यूटरों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जाता है।
दूसरा है एक बार क्रिप्टो जैकिंग हो जाने के बाद पीड़ित लोग अपने सिस्टम के नेटवर्क में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये तो यहाँ पर सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर वो आएगा जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट वो सही है। इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। देखिए, क्रिप्टो जैकिंग के बारे में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये एक तरीके की हैकिंग है, ठीक है, एक तरीके का साइबर क्राइम है, ठीक है, ये आपको मेनली याद रखना है। और इसका यूज किस लिए कराया जाता है, ताकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी माइनिंग की जा सके, जो भी टारगेटेड कंप्यूटर है वहां पर। इतना भर ही आपको इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। अब बाकी क्या इसके अंदर किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, इस सब का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पीड़ितों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उनके कंप्यूटर या फिर नेटवर्क को पहले से ही हैक कर लिया गया है, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। बस इतना ही भर है जो आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता। अब ये चित्रकूट है, सोनभद्र है, झांसी है या फिर बांदा है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि झांसी। झांसी में बॉक्साइट नहीं पाया जाता, जबकि चित्रकूट, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। अब यहाँ पर थ्योरी पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बॉक्साइट की बात करें। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का प्रारंभिक अयस्क है। बॉक्साइट खनिज नहीं है, ठीक है, ये अयस्क है। अब यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम युक्त खनिजों से बनी एक चट्टान है। यह तब बनता है जब गीली उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में लेटराइट मिट्टी, सिलिका और अन्य घुलनशील पदार्थों से गंभीर रूप से निशालित हो जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, तो चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, बांदा, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो पार्ट है इसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी की शिला मंदिर का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया। अब ये पुणे में किया, नागपुर में किया, नासिक में या फिर मुंबई। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि पुणे में नरेंद्र मोदी ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया। सो आइए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर थ्योरी पार्ट में दिया हुआ है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। सो नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे के पास देहू गांव, इसका नाम याद रख लीजिएगा, देहू गांव, इसमें जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा बोला, ये तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसको स्किप करें। तो आगे यहाँ पर देखें तो आपको क्या याद रखना है कि संत तुकाराम ये एक वारकरी संत थे, ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, और कवि भी थे। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए। देहू में रहते थे, जो अभी हमने देखा ही इनके बारे में, और इनका निधन जब हुआ था तो उसके बाद एक शिला मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से मंदिर के रूप में संरचित नहीं किया गया था। इसे 36 चोटियों के साथ पत्थर की चिनाई में फिर से बनाया गया है और इसमें संत तुकाराम की एक मूर्ति जो है उसको स्थापित किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस नदी के तट पर स्थित है। अब ये कावेरी है, कृष्णा है या फिर गोदावरी या फिर पंबा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि कावेरी रिवर के किनारे बसा हुआ है आपका रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। सो ये जो पक्षी विहार है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये आपके कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम शहर के पास स्थित है और कावेरी नदी के तट पर है। तो ये 2 पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा, कावेरी रिवर के तट पर स्थित है ये, और श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक में एक शहर है वहाँ पर ये जो अभ्यारण्य है वो लोकेटेड है। इसमें हिंदू भगवान विष्णु के अवतार रंगनाथ स्वामी के नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया है। और ये जो अभ्यारण्य है इसको 1940 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इतना भरे जो आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है साइबर हेल्प डेस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है इसे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में स्थापित किया जाएगा। दूसरा है प्रत्येक जोनल स्तर पर एक डिजिटल फोरेंसिक लैब और एक साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर जो कि सही है। तो देखिए, चाहे हम पहले स्टेटमेंट की बात करें चाहे दोनों मतलब दूसरे स्टेटमेंट की, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन बी, जहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स कि उत्तर प्रदेश के सभी थानों में
एक साइबर हेल्प डेस्क जो है उसको स्थापित किया जाना है, और प्रत्येक जोनल स्तर पर एक डिजिटल फोरेंसिक लैब और एक साइबर फोरेंसिक लैब इसको स्थापित किया जाएगा। सो आइए क्वेश्चन का ये थ्योरी पार्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो गृह विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार ने साइबर अपराध पर नजर रखने के लिए सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने की जो है वो निर्णय लिया है। प्रत्येक आंचल स्तर पर यानी कि जोनल स्तर पर एक डिजिटल फोरेंसिक लैब और एक साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। साइबर क्राइम मुख्यालय में एक उत्कृष्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको भी स्थापित किया जाएगा, और हर जिले में सर्टिफाइड क्राइम प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट CCPS इसको नियुक्त किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हम बात करें तो पहले से ही पिछले 5 वर्षों में राज्य भर में 18 रेंज स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। टोटल अभी कितने हैं? वर्तमान में 18 हैं। और प्रत्येक क्षेत्रीय साइबर क्राइम स्टेशन में महिला साइबर क्राइम सेल भी स्थापित किए गए हैं। ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, नंबर याद रख लीजिएगा, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं कौन सा यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है कि आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, सही बात है। दूसरा है उषा मेहता ने आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक भूमिगत रेडियो स्टेशन शुरू किया था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पर याद रखिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट एज इट इज याद रखिएगा। अब देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर थ्योरी पार्ट में दिया हुआ है। तो 8 अगस्त 2022 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के 80 साल जो है वो पूरे किए, और इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन है। उस दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए का आह्वान किया, और बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था, जिसे अब जो है अगस्त क्रांति के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। जो ग्वालियर टैंक है इसका नाम क्या है? इसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन का पतन था, ठीक है। महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। इसमें उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की, जिससे जो आंदोलन था उसमें और जागृति आई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है ब्रज 84 कोस परिक्रमा, इसके संदर्भ में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं बताना है कि कौन सा सही है। पहला है यह लगभग 264 किलोमीटर के बराबर है, दिस इज इनकरेक्ट। दूसरा है यह 7 दिन की यात्रा है, ये यहाँ पर सही है। तो केवल 2 जो है यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर। थ्योरी पार्ट में देखें तो देखिए कोविड-19 की वजह से काफी कुछ यहाँ पर बंद रहा, तो ये 84 कोस की जो परिक्रमा थी ये भी बंद रही थी, बट अब ये दोबारा से शुरू हुई है। अभी 84 कोस की जो यात्रा है इसमें टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा है, ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, 252 किलोमीटर की है। इसी को 84 कोस भी हम कहते हैं, ठीक है। अब कितने वन है, कितने उद्यान है, कितने इसके अंदर तालाब है, इन सब का कोई औचित्य नहीं है। क्या कुछ इसके अंदर समाहित है, मतलब जैसे बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, ये सारे गांव जो है इसी के अंडर आते हैं, ये सब कुछ मुझे नहीं लगता कुछ पूछा जाएगा, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार NHEA 2021 का विषय क्या था? सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता, राष्ट्रीय राजमार्गों का सतत निर्माण, या फिर सतत सड़क अवसंरचना का विकास, या फिर ऑल वेदर रोड एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो क्या यहाँ पर इसका थीम रहा था, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए जहाँ पर बात करी गई है सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता, ये इसका सही आंसर आएगा। इसका सही विषय था राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार का, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं जरा यहाँ पर इसका थ्योरी पार्ट में क्या कुछ दिया हुआ। तो यहाँ पर ये सारी चीज दे रखी है कि जून 2022 में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार NHEA 2021 समारोह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। तो कहाँ पर किया गया ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत सरोवर के तहत आयोजित किया गया था, और इस वर्ष पुरस्कारों का विषय जो था वो सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता था। सो इस क्वेश्चन के बारे में यही कुछ है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, और प्रीवियस सारे वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। अभी ये 11 नंबर का वीडियो है, इसके बाद अभी 4 वीडियो और आने हैं, उसके बाद उसका एक कंबाइंड आपको पूरा वीडियो देंगे 150 क्वेश्चन का, जो तकरीबन 5 घंटे के आसपास का रहेगा। तो आप चाहें तो आप पार्ट्स में भी देख सकते हैं, आप चाहें तो एक पूरा कंप्लीट वीडियो जो 5 घंटे के तकरीबन का रहेगा उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए।